विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत् चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथनभट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। So in today's session we are going to start a great journey of this huge chapter, laws of motion. This laws of motion is very important for mechanics when we are dealing with the mechanical part of physics. Let's say we have optics, we have electromagnetism, we have heat, we have thermodynamics, we have modern physics, we have atomic nuclear physics. So we have different modules. We have optics. So in that also we have wave optics, we have ray optics. So until we studied the kinematics and kinetics, जिसमें कुछ force होते थे, जिसमें कुछ motion के equation होते थे, v is equal to u plus at and etc. kinematical equation. But now in laws of motion we will be considering a force, मतलब वो kinetics के branch में आएगा. अब तक जो हमने पढ़ा s is equals to ut plus half at square, v is equals to u plus at, v square is equals to u square plus 2as, जिसमें velocity थी, acceleration था, time and all the parameters were interconnected by the kinematical equations. Velocity displacement upon time, speed upon time जो होता है वो acceleration होता है magnitude में, और acceleration is vector, so it is change in velocity upon time और change in magnitude of the velocity, change in magnitude of the speed. और ये बहुत सारे पैरामीटर्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं, ठीक है. प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, दिस ऑल इज काइनेमेटिक्स, जिसमें हम सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसकी पोजीशन, उसकी स्पीड, ये सारी बातों पर डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन उसका जो कॉज है विच इज द फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, तो मोशन का जो कॉज है, जो कारण है, द कॉज due to which the motion is happening. So what is that cause of the motion? That cause of the motion is force. That is force which is denoted by F, जिसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन. ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन. And we all are aware of Sir Isaac Newton. ठीक है. So that Sir Isaac Newton, इनको रिस्पेक्ट देना बनता है क्योंकि he formulated 3 laws which generally we used to call it as laws of motion or Newton's laws of motion. So Newton's first law, second law और third law, तो उसको भी ज़रा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. जो छोटे छोटे मिसकंसेप्शंस है उसको भी हटाएंगे, क्योंकि वो मिसकंसेप्शन जब तक हटेंगे नहीं तो वो पूरे फिजिक्स में आपके साथ ही चलते रहेंगे और कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे आपको. तो प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो फंडा है, प्रोपोर्शनैलिटी का जो कंसेप्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे इन न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ आर सिंपल, बट स्टिल विल डिस्कस दैट. सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो ये लॉज ऑफ मोशन जो है उसको हम कह सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ऐसा कहे तो भी गलत नहीं होगा. ये चैप्टर जो है लॉज ऑफ मोशन में, जिसके बारे में हम मैक्सिमम फोर्स के बारे में बात करेंगे, मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, इम्पल्स, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स. सो मेनी डिफरेंट पैरामीटर्स विल बी देयर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन will be there, condition of equilibrium will be there, but the major, the centric fundamental physical quantity, the centric physical quantity, not a fundamental physical quantity, but a centric physical quantity is force, जो केंद्र में रहेगा, जो सेंटर में रख के हम सारे डिफरेंट पैरामीटर्स को उसका एनालिसिस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे. ओके. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऐसे हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो डिस्कस कर लेते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, देन न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड देन न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है, तो वी हैव एनी बॉडी और वी हैव एनी ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास ऑफ m. ऑफ कोर्स इट विल हैव सम मास, इट विल हैव मिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि बहुत सारे एटम्स होंगे तो हर एक में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो मिलके न्यूक्लियॉन्स हम बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. ऐसे लाखों करोड़ों एटम को जोड़ेंगे तो बहुत सारा मास बनता है. हर एक मैटर जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ सम और द अदर अमाउंट ऑफ मास. तो वो मास जो है वो बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, स्मॉल m जो मास है, that body or that object, if it is at rest, then it tends to be at rest, and if
it is in motion, then it tends to be in motion. क्या है? A body at rest tends to be at rest, and the body in motion tends to be in motion until and unless it is exerted by external unbalanced force. This is very important. क्या? External unbalanced force, मतलब वो force होना कैसा चाहिए? External होना चाहिए, and not only external, it should be unbalanced. Balanced नहीं होना चाहिए. External unbalanced force. For example, let us say we have this scale, right? We have this wooden scale. So this is the body having a mass of 200 gram, 300 gram, whatever, and this is the external, this is the system. This wooden scale is a system. Okay, so this is hand, and this is the external to this system. This is also external to this system. So if I apply a force of 10 Newton on left side, then it will move towards that direction. If I apply 10 Newton, 20 Newton, 35 Newton, whatever, on rightwards direction, on right side, then it will move in that particular direction. But this is also external to this system. This is also external to this system. It means external to this wooden scale, and I am applying 35 Newton on left side by this hand, and 35 Newton on right side by this hand. I am applying force, not only single force, I am applying two forces, but still this body is in equilibrium. So isn't it, don't you think so? Okay, it is violating Newton's laws of motion, Newton's first law of motion, until and unless it is exerted by force. Yes, I am applying a force, but it should not be only force, it should be unbalanced force. It should be unbalanced force. ये जो है ये balanced force है. 35 Newton on left and 35 Newton on right to the same system is balancing each other, is nullifying the effect of each other, is cancelling each other, and hence it is balanced force. It is not unbalanced force. What we want is unbalanced force. ठीक है? तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही हो. समझो दो है, ये दो जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बट ये लेफ्ट साइड 35 न्यूटन है और राइट साइड 20 न्यूटन है. सो वेक्टर है ना फोर्स, तो ये 35 न्यूटन और ये 20 न्यूटन, 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 में से 20 गया तो 15 बचा, और दैट नेट 15 न्यूटन इज अनबैलेंस्ड फोर्स, और उसके कारण वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो सकता है, और कोई भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है वेयर वी हैव अ रिजल्टेंट फोर्स. You have 100 force, you have 1000 force, we are not bothered about it. You just find the resultant of all the forces by composition of vector, okay, and you give us a single resultant vector. Along that resultant the body will move, because if we have some resultant, it implies that it is unbalanced force. So you must be aware of this term properly. It should be unbalanced force. और ये first law जो है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. द फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या है वो? लॉ ऑफ इनर्शिया. जैसे अभी डिस्कस करते हैं कि समझो कोई व्हीकल है, बस है, ठीक है, और उसमें वो आगे के डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो द बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और एट द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. वी आर अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड. वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी. सो स्पीड इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. सो इसके अंदर एक आदमी कंसिडर करते हैं जिन्होंने यहाँ पर हैंडल्स एंड ऑल होंगे, उन्होंने नहीं पकड़ा है, ही इज जस्ट स्टैटिक. ओके, अभी अचानक से क्या होता है, इफ दिस एक्सेलरेट्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन दिस बॉडी टेंड्स टू मूव बैकवर्ड्स, एंड इफ दिस व्हीकल अप्लाइज ब्रेक सडनली, then this body tends to move in a forward direction. So that is the tendency of body to be in the same state of motion, irrespective of it is equilibrium
इट इज एट रेस्ट, इट इज एट मोशन, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। ये अगर सोचेगा कि समझो गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, एकदम स्टार्टिंग से देखे तो गाड़ी जो है, पैसेंजर धीरे धीरे आ रहे हैं, गाड़ी अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, समझो ये है भौतिक पुरुष, ठीक है। ये कौन है? भौतिक पुरुष। सो ये भौतिक पुरुष जो है, और ये भौतिक जो है वो पहले रेस्ट पे था, क्योंकि ये जो बस है वो पहले रेस्ट पे थी, ठीक है। अभी क्या होता है ना, अचानक से ये आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है, तो जब ये आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी तब ये जो है पीछे जाएगा, पीछे बेंड हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि पहले अगर रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे होना चाहिए, और थोड़ा सा पीछे जाके वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और अगर आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या थी ये भौतिक की, ये भौतिक पुरुष की, कि आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अभी अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है तो वो आगे के उसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो अगर मोशन में है तो वो चाहेगा कि वो मोशन में रहे, और सबसे पहले अगर वो रेस्ट पे था तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट पे रहे, ठीक है। लेकिन बस तो इतनी मैसिव है, इतना मैसिव ऑटोमोबाइल है, तो इतनी बॉडी जो है वो तो उसके आगे जाने से बस आगे नहीं जाएगी। बस ने अगर ब्रेक मारा है तो वो रुकेगी, या तो कोई भी ऑटोमोबाइल ने अगर ब्रेक मारा है तो वो रुक जाएगी, बट स्टिल वो टेंडेंसी है उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की, कि बॉडी इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन, और बॉडी एट रेस्ट tends to be at rest. So this is known as inertia. This is known as inertia. मतलब inertia यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, और वो अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहेगा until and unless it is exerted by external unbalanced force. वो सिस्टम को अगर उसमें हिलचाल करने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब तक नहीं आता तब तक ये इनर्शिया फॉलो होगा। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विच वी कॉल इट एज लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत इस पे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे विकेट कीपर जो होता है, तो समझो कोई बॉलर है 140 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से इतना फास्ट जो बॉलिंग कर रहे हैं वो, तो जो विकेट कीपर है और या तो कोई बैट्समैन एकदम जोर से हिट करते हैं जब बॉल को, तो वो जब फील्डर जो कैच पकड़ते हैं या तो विकेट कीपर जो होल्ड करता है जब बॉल को ऐसे, तो वो ऐसे पीछे लेते हैं, ग्लव्स जो होता है वो, तो हमें लगता है कि वो स्टाइल के लिए कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। वो उसको इतना मैसिव, इतना फास्ट आ रहा है, उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा है, भले मास इतना ज़्यादा ना हो लेकिन स्पीड उसकी इतनी ज़्यादा है, उसको आप जीरो स्पीड करने वाले हैं तो अचानक से नहीं कर सकते। अचानक से करेंगे तो वो इम्पल्सिव इम्पैक्ट जो होगा उसके कारण हाथ डैमेज हो सकता है, लग सकता है, इंजरी हो सकती है, एंड हेंस दे डू लाइक दिस, ताकि धीरे धीरे उसका ग्रेजुअली डिक्रीमेंट हो, अचानक से जीरो ना हो जाए। ऐसे सिर्फ आप हाथ रखेंगे तो ऐसे जब इम्पैक्ट होगा हाथ के साथ तो हाथ सूज भी सकता है और या तो इंजरी हो सकती है, बिकॉज एक बॉडी जो है इतना मैसिव मोमेंटम है उसके पास, इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का मोमेंटम है उसके पास, अचानक से आप उसको जीरो कर देंगे, सो देयर माइट बी अ प्रॉब्लम, एंड हेंस दे डू लाइक दैट। एंड देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। ये बस का एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्रिकेट बॉल का एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे समझो ये ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम मुंबई में देखेंगे या तो कोई भी कहीं पे भी देखेंगे, जस्ट ट्रेन में जर्नी करता है तो कोई लोग जस्ट चालू ट्रेन में उतरते हैं, तो ट्रेन जब चल रही है सो दे जंप आउट ऑफ द ट्रेन, okay, but not at fast rate, of course it would be 10 km per hour, 15 km per hour that way, but they have to move, थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, and then they have to stop। अगर अचानक से स्टॉप हो गए तो they will roll, अगर गिर जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो, because
of law of inertia, that body in motion tends to be in motion. वो आदमी भले ट्रेन के अंदर स्टैटिक था, लेकिन ट्रेन मूव हो रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो आदमी भी मूव हो रहा है, उसके पास भी कुछ मोमेंटम है. ओके, आर यू गेटिंग इट? सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. जैसे अचानक से हम साइकिल लो या तो ऑटोमोबाइल लो, बाइक लो, तो अचानक से आप ब्रेक मारते हैं तो पीछे का टायर अचानक से पूरा ऊपर आ जाता है. क्यों? इनर्शिया. बॉडी जो है वो मोशन में है, अचानक से उसको आप जीरो वेलोसिटी देंगे तो वो नहीं चाहता कि वो जीरो हो जाए. It tends to be in motion. Body in motion tends to be in motion, and you are having a deceleration. You are having a sudden break, जिसके कारण वो रुक जाता है. लेकिन पीछे का पार्ट जो है वो इनर्शिया के कारण उसका कुछ मोमेंटम इनिशियल था, तो फाइनली भी होना चाहिए ऐसा वो चाहेगा, इसलिए थोड़ा सा वो अपलिफ्ट हो जाता है और बाद में नॉर्मल हो जाता है. ठीक है. सो दिस आर some examples of inertia. There are many examples of inertia in day to day life. You just find out. और अगर आपको कुछ नया example समझ आए या तो आपको लगे कि this could be fitted in the law of motion के first law में, law of inertia में, so you just write in a comment box, or if you have any query you can ask us in a comment box. We'll definitely revert to you. So in next session we will be dealing with Newton's second law of motion, which is very important, which is the building block of all the kinetics equation or the mechanical equation, force related जो भी है वो. So that will be Newton's second law. So in next session we will be dealing with the Newton's second law. तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. So you can easily associate with Gyanfreedom by just subscribing a YouTube channel, or you can visit our website www.gyanfreedom.com. Yes, we are Gyanfreedom and our vision is to have Shaishanik Swatantrata. Thank you for watching this.